सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं द डिजर्विंग इंडिया में। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, जो सेगमेंट है, वो है यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस पे। 2014 में यूपीएससी ने पॉलिटी सेगमेंट से जो प्रश्न पूछे थे, उन पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यूपीएससी ने 2014 में जो पॉलिटी सेगमेंट से प्रश्न पूछा था कि रेडक्लिफ जो समिति की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। अब देखिए, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और पूछा है कि जो रेडक्लिफ जो समिति थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी नियुक्ति किस चीज के लिए की गई थी। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी, या स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी बनाना, हाँ, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करना, पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच करना। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, और रेडक्लिफ समिति से थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है कि ये जो रेडक्लिफ जो समिति है, रेडक्लिफ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या पहले सुना होगा कि रेडक्लिफ जो रेखा है वो कहाँ पे, कौन से देशों को विभाजित करती है, भारत और पाकिस्तान को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आंसर सी, कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करना। भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उनको बांटना, उस काम को ये समिति करती थी, रेडक्लिफ समिति जो बनाई गई थी। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके आंसर पे, कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से दो आयोगों का गठन किया गया था, और साइरल रेडक्लिफ इन दोनों आयोगों के अध्यक्ष थे। इन आयोगों का कार्य पंजाब और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमाओं का निर्धारण करना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के थे। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी पॉलिटी सेगमेंट से, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। देखिए, समितियों की ही बात 2014 के प्रश्न में ज्यादा पूछी है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि लोक लेखा समिति, प्राकलन अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, या फिर याचिका समिति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संसद में सबसे बड़ी जो समिति है, जो सबसे बड़ी कमेटी है, वो कौन सी है, वो हमारी प्राकलन कमेटी है, प्राकलन समिति है। ठीक है, इसके आंसर पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। प्राकलन जो समिति है, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश से। और इसमें क्या होता है, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में, और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है, और मंत्री इसी समिति के सदस्य नहीं होते। सरकार के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल प्रमुख कार्य होता है इसका। जो मेन जो इसका काम होता है, क्या होता है, जो सरकार के व्यय होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है। अब देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है। अब जैसे आप जानते होंगे 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में बताया गया है, और दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में उसका जिक्र करता है। ठीक है, नजर डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से, अब देखिए क्या, दल बदल विरोधी कानून के नाम से इसको जाना जाता है। और यह कानून 1985 में 52 जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको लाया गया था। इस कानून में मूल रूप से 2 अपवादों का प्रावधान था। पहला, विधायक दल के लिए 1/3 सदस्यों का अलग समूह बनाने के लिए अलग होना, और दूसरा क्या था, किसी अन्य पार्टी के साथ अपने राजनीतिक दल का विलय करना। और 2023 में पैरा 3 को हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने की जरूरत थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा है, कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। इन ऑप्शन में से 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इसका उत्तर है। ठीक है,
तो संविधान की प्रस्तावना में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, या फिर मौलिक कर्तव्य में है, या फिर 9वीं अनुसूची में है। तो देखिए इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, उसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं कि अनुच्छेद 51, ठीक है, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 51 में उनका प्रावधान है, राज्य के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, देश के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करेगा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से जुड़ा है। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है तो वो योजना से जुड़ा है। अब देखिए बात कर रहे हैं योजना की यहाँ पे। ठीक है, योजना की बात हो रही है और ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए हैं, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। ठीक है, फिर नीचे इसके हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो योजना जो आयोग है वो असंवैधानिक निकाय था। ठीक है, और जो हमारा वित्त आयोग है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब योजना से जुड़ा है तो यहाँ पे हमें देखना है, एलिमिनेशन करना है कि वित्त आयोग और योजना आयोग का आपस में तो कोई नाता नहीं है, तो वित्त आयोग नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पे एक है, अब देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा और ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल ऑप्शन सी बचेगा। ठीक है, तो सी में क्या आ गया, 2 और 5, तो 2 और 5 यानी कि संसद और राष्ट्रीय विकास परिषद इसका उत्तर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6, कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कैबिनेट सचिवालय का कार्य है या है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 3 यहाँ पे, कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, कैबिनेट समितियों को सचिवालयीय सहायता प्रदान करना, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं और नीचे जो इसके हमें उत्तर देखने हैं कि केवल एक है, 2 और 3 हैं, 1 और 2 हैं, 1, 2 और 3 या तीनों हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। कैबिनेट सचिवालय क्या है, कैबिनेट सचिवालय अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करके मंत्रालयों या विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके आम सहमति के द्वारा सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, और कैबिनेट सचिव को 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट का जो सचिव होता है, जिसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, तो यूपीएससी में जो सबसे बड़ा जो पद होता है आईएएस में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो देखिए आप लोग भी बनेंगे इस तरह से ही आगे। तो कैबिनेट सचिव जो अगर आप बनेंगे तो कैबिनेट सचिव को 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। अब जो सचिवालय का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी जाती हैं। ठीक है, किसी भी राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसका प्रश्न पूछा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, और राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 1 और 3। ठीक है, क्योंकि जो राज्यपाल है उसकी जो विवेकाधीन शक्तियों की बात कर रहे हैं हम, तो विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं उसकी, कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेज सकता है, ये प्रावधान है। ठीक है, दूसरा, भारत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, तो ये इसका उत्तर होगा। बात करते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कि अनुच्छेद 163 उन परिस्थितियों को छोड़कर जब राज्यपाल से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि परिषद होगी। और दूसरा,
मुख्यमंत्री का चयन करना, विधायी बहुमत साबित करने के लिए समय का निर्धारण करना, प्रशासन के दैनिक जानकारी की मांग, विधेयकों पर स्वीकृति देना या राष्ट्रपति के पास भेजना और अनुच्छेद 356। तो ये जो है ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा 8वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और दूसरा दिया गया है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो दोनों ही सही हैं, तो 1 और 2 इसके उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में होंगी। संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति एवं राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित। अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 163 के अनुसार क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। संघ के सभी प्रमुख कार्यपालिका अधिकारियों एवं संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और अनुच्छेद 77 जो है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। हमारा आज का 9वां प्रश्न जो है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो देखिए, जो दोनों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोनों ही बिल्कुल सही हैं, कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और दूसरी बात कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे एक संसदीय परंपरा के रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था में अपनाया गया है। ठीक है, कि हमारे संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, परंपरा के तौर पर इसे संसदीय परंपरा है, उसके रूप में इसे भारतीय राज्य व्यवस्था में अपनाया गया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है तथा इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत अपेक्षित है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो मात्र लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और उसके लिए जो है तो साधारण बहुमत जो होता है वो अपेक्षित होता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की, 10वें प्रश्न की। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए, राज्य और केंद्र के बीच जो विवाद होते हैं उनका जो फैसला, उनका जो निपटारा करने की जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या रिट क्षेत्राधिकार। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इसकी शक्ति है कि वो उनके जो फैसले उनका निपटारा करे। ठीक है, निर्धारण करे उनका। तो उसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 131 और सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता। केंद्र और राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।